कितने द्रोण जो है एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई साहब, ये जनेऊ कोर्ट है। आरक्षण तो वैसे भी ये पूरी तरीके से दे नहीं रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या लड़वाने का काम कर दिया है। देखो एनएफएस के नाम से लाखों भर्तियां रोक लेते हैं, बैकलॉग में लाखों नौकरियां रोक रखी हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी गरीब वंचित जातियां पीछे रह गई हैं उनको एनएफएस के तहत तुम नहीं निकालोगे, ये साबित करो। हमारी शिक्षा पे आप मजबूत नहीं कर रहे, शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं। एक ट्यूशन 2-2 हजार रुपए की है, एक बच्चे की फीस, एक डिग्री की 10-10 लाख रुपए बैठ रही है। अगर एमबीबीएस कराओगे तो 1 करोड़ की बैठ रही है, कहाँ से लाएगा वो गरीब समाज? ये क्यों कहते हैं कि जाति ने लाभ उठा लिया? कुछ परिवारों ने लाभ उठाया, वो भी जिन्होंने शिक्षा की बात करी, जिन्होंने शिक्षा को अपनाया, जिन्होंने बाबा साहेब की लाइन को चले कि शिक्षित बनो, जिन्होंने ये बात मानी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। मेरे साथ हजारों गांव में चलिए, 1-1, 2-2 लोग अगर जो पढ़ाई करा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से करा रहे हैं, खेतों में मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी फीस कर दी है। आप तो मनुवादियों वाला भाषा बोल रही हैं, वो भी बोलते हैं कि SC/ST लोग पढ़े लिखे नहीं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ इसमें बातचीत करने के लिए निर्देश सिंह हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह से इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किए हैं, जो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई है, उसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार बाबा साहब का इतिहास मिटाना चाहती है। सामने से तो उनकी तस्वीरें लगाती है और वोटर को आकर्षित करती है, उसको बताती है कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं और संविधान को हमारे मोदी जी सर पे लगाते हैं। लेकिन संविधान के अंदर बदलाव की उनके मंत्री बात करते हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति को अगर वास्तव में वो सौंदर्यीकरण के लिए करना चाहते थे तो इसको वो पहले अच्छी तरीके से ब्रीफ कर सकते थे कि हम इसलिए इसको कर रहे हैं और बाद में ये मूर्ति यहीं स्थापित हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन सरकार की ओर से या संसद की ओर से नहीं आया है। तो बाबा साहब के जो इतिहास है वो, क्योंकि जब अंबेडकर राइट या इस देश का दलित, वंचित, शोषित या महिलाएं जब बाबा साहब की मूर्ति देखती है तो उनमें लड़ने का जोश आता है। उन्हें पता चलता है कि अरे यही है बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान। लेकिन अभी पार्लियामेंट में देखा जाए तो 130 विधायक जो सांसद हैं वो SC और ST कम्युनिटी के आते हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? वो गूंगे तभी तो हमें बोलना पड़ रहा है, वो गूंगे तभी तो ये स्टूडेंट को घरों से निकलना पड़ा है, वो गुलाम है तभी तो ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, उनके मुंह में दही जमी है, उनका मुंह सिला हुआ है, वो अपनी पार्टियों के पपेट है, तभी तो ये जनता को निकलना पड़ रहा। हाँ, समाज के गद्दार है। तो वरना हम क्यों आते? हमें आने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं आराम से अपने घर होती, मुझे क्यों सड़कों पर उतरना पड़ता? आज ये हजारों लाखों की तादाद में लोग निकले हुए, धर्मगुरु तक बाहर आए हुए हैं अपने अपने मठों से और धर्म स्थलों से। तो वो इसीलिए क्योंकि ये निकम्मा नकारा कामचोर जो ये खा के मोटे हो रहे हैं, जो ये अपने बच्चों के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन समाज के जमीर और समाज की इज्जत और उसके स्वाभिमान का सौदा कर रहे हैं, ये इनका घटियापन है। क्या लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया है, ये आवाज़ अगर मोदी जी तक नहीं जाती है तो आगे का स्टैंड आप लोग का क्या आएगी? ऐसा हो सकता है जंतर मंतर की आवाज़ कोई मोदी तक नहीं आती? इस देश के अंदर जब नहीं मैम, आपको मैं नीट में हजारों बच्चे यहाँ पर रोड पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोई मामला नहीं आया। आवाज जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है, देश के PM तक हर आवाज़ जाती है। यहाँ LIU के कम से कम 50 इंस्पेक्टर होंगे। LIU रिपोर्ट देती है, सीधे सरकार तक जाती है, सीधे यहाँ से गृह मंत्री को जाती है। जो ये पुलिस या आर्मी और फोर्स आपको दी है ना सुरक्षा के लिए, ये सब गृह मंत्रालय से यहाँ से बाकायदा परमिशन ली जाती है, परमिट करते हैं कि हाँ आप आंदोलन कर सकते हैं। तो सरकार तक हर आवाज़ जाती है। बस देखना यह है कि सरकार हमारे लिए केवल बातें करती है या लच्छेदार बातों में झुंझुना देती है, वास्तव में हमारे अधिकार और बाबा साहब के प्रति सम्मान जाहिर करती है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष के नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर इस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आदर्श हैं, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को उन्होंने वोट डालने का अधिकार दिया, किसी एक जाति को नहीं दिया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया, किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति अगर आज ये सरकारें भी बन रही हैं तो संविधान के तहत ये चुनकर बन रही हैं, कानून के तहत बन रही हैं। तो अगर उसी को किनारे कर दिया जाएगा तो फिर इस देश में बचेगा ही क्या? दीदी, मैं एक आपसे सवाल लेना चाहूँगा। आप शोषित वंचित समाज की हमेशा मुखर होकर आवाज़ उठाती हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट से SC और ST का कोटे का जो प्रावधान आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के पीठ ने जिस तरह से जजमेंट दिया है, आप उसको कैसे लेकर सोचती हैं? वो जज नहीं है, जज वो होता है जो न्याय करता है। वो ब्राह्मण पालिका के 7 के 7 ब्राह्मण हैं और एक उन्होंने लपेटे में ले लिया है SC, और वो SC ऐसे लपेटे में लिया है, वो BR गवई लिए हैं, जो जिनके पिताजी RS गवई जिस गांव में थे ना, उसी गांव के अंदर बबरून गवई और उनके भाई की आंखें निकालनी थी, क्योंकि वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहते थे। और गैर स्वाभिमान की जो लड़ाई नहीं लड़ रहे थे ना, जो गैर स्वाभिमानी लोग थे, उनको उस समय जज बना दिया गया था। उन्हें उस समय पर RPI के अध्यक्ष होने के नाते उनको और उनको गवर्नर भी बनाया गया।
तो ये वो लोगों को बनाते हैं जो जमीर बेच देते हैं, जो मेरे जैसे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, जो इनके जैसे लाखों लोग स्वाभिमान के लिए सड़कों पर उतरेंगे, उनकी तो आंखें निकालने की कोशिश करते हैं भाई, उनके तो पैरों तले जमीन खींचने की कोशिश करते हैं, सर से आसमान उतारने की कोशिश करते हैं, जो इनके बस की भी नहीं है वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन इस जजमेंट का एक बहुत बड़ा तबका है जो सपोर्ट भी कर रहा है, मिठाइयाँ भी बांट रहा है, वो कह रहा है कि गुमराह हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो आरएसएस के एजेंट हैं, वो आप ये ना कहें वो समाज का तबका है ना, वो सब आरएसएस के साथ मिले हुए लोग हैं। जब उनसे आप सवाल करेंगे कि ऐसी कैटेगरी में जब नौकरियां दी जाती हैं तो क्या वो के, पासी के, धोबी के, खटीक के, कंजर के और भंगी के लिए अलग अलग से आती हैं क्या? केवल एससी होता है ना, कैटेगरी की एक लिस्ट है, इस लिस्ट में चढ़े हुए नाम है, ये नाम, ये नाम, ये नाम, तो इन सबके लिए नौकरी निकलती है। अब आप उसमें भरिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो उस नौकरी को पाइए। अब जिस व्यक्ति ने मान लीजिए एजुकेशन में अगर टीचर की एजुकेशन वो निकली, भर्ती निकली और आपका नेट सीटेट और जो उसकी डिमांड है वो पूरी नहीं है, तो आप उसमें आप बन सकते हैं? नहीं बन पाएंगे ना टीचर। आप काम तो कर रहे हैं। आप कहना चाह रही हैं कि जो निचले तबके के आज भी मुख्य धारा से वंचित है वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ अभी वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़े लिखे हैं। मेरे साथ हजारों गांव में चलिए, एक एक दो लोग अगर जो पढ़ाई करा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से करा रहे हैं, खेतों में मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, इतनी महंगी फीस कर दी है। आप तो मनुवादियों वाला भाषा बोल रही हैं, वो भी बोलते हैं कि SC ST लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, शिक्षा से दूर है, बिल्कुल है। आप मेरे साथ गांव चलिए, मुझे लगभग हजारों गांव का एक्सपीरियंस है। एक गांव में एक आदि व्यक्ति अगर 1000 लोगों का गांव है ना, तो 1 या 2 परिवार नौकरी में है, 2 या 4 परिवार शिक्षा ले रहे हैं। बाकी लोगों के लिए जो शिक्षा करना चाहते हैं ना, उनके लिए शिक्षा इतनी महंगी है वो अपने बच्चों को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साफ साफ है कि आज भी जो जातियां मुख्य धारा से वंचित रह गई हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो। कैसे आएंगी? शिक्षा से आएंगे ना मेरे भाई। आप मुझे बताइए, मैं अगर नौकरी में जाना चाहूंगी, नौकरियों के लिए कर रहे हैं ना वर्गीकरण, तो नौकरी में वर्गीकरण कर रहे हैं तो पहले शिक्षा तो मजबूत करिए। हमारी शिक्षा पे आप मजबूत नहीं कर रहे, शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं। एक ट्यूशन 2-2 हजार रुपए की है, एक बच्चे की फीस, एक डिग्री की 10-10 लाख रुपए बैठ रही है। अगर MBBS कराओगे तो 1 करोड़ की बैठ रही है। कहाँ से लाएगा वो गरीब समाज जो खेतों मजदूर? पढ़ाई भी नहीं होती। हाँ, और गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज उनके लिए छोड़ रखे जहाँ पे उनको पढ़ाते तक नहीं है सही तरीके से। तो शिक्षा में सुधार की जरूरत है, शिक्षा में क्रांति की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जमीनें केवल कुछ लोगों के पास कब्जे में है। जिन गरीबों पर जमीनें नहीं है उनको जमीन देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ करा क्या है, आरक्षण तो वैसे भी ये पूरी तरीके से दे नहीं रहे, उसमें इन्होंने क्या लड़वाने का काम कर दिया है। देखो, NFS के नाम से लाखों भर्तियां रोक लेते हैं, बैकलॉग में लाखों नौकरियां रोक रखी हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारी गरीब वंचित जातियां पीछे रह गई हैं उनको NFS के तहत तुम नहीं निकालोगे, ये साबित करो। ये इसकी गारंटी दो कि नहीं निकालोगे। आज NFS से कितने द्रोण जो है एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई साहब, ये जनेऊ कोर्ट है, ये मनु कोर्ट। आप जिस तरह से शोषित वंचित समाज की आवाज उठाती है हमेशा, तो आप उनको कैसे समझाएंगी जो आज भी जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो लड्डू जो बांट रहे हैं? वो हमारे साथ आकर बैठ लें, बात कर लें, हमारे भाई हैं हम लोग एक दूसरे के नफरत के काम नहीं, वो हमारे भाई हैं। उन्हें अगर कुछ मिलता है तो हमें सबसे पहले खुशी होगी, हम लड्डू बांटेंगे। लेकिन अगर इसकी वास्तविक चीज को समझे, बारीकी से पढ़े, तो उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। ये दुख है हमें कि कुछ लोग इसको सही तरीके से बिना समझे ही इस पर लड्डू बांट रहे हैं। तो उनको समझना चाहिए। अभी आप शायद मैं हर दिन किसी न किसी गाँव के साथ कॉन्टेक्ट में आती हूँ, मैं जाती हूँ गाँव। तो आपको मैं बता दूं कि अभी आपकी माँ जानती है रिजर्वेशन क्या है, आपकी मम्मी जानती है आरक्षण क्या है, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी बहन, शायद बहन जानती होंगी, आपकी हम उम्र होंगी, है ना। आपके गांव में कितनी औरतें जानती हैं? आप भी गांव से मुझे लग रहा है भाई, कितनी औरतें जानती है कि आरक्षण क्या है? चलिए यही कैमरा और यही माइक लेके चलते हैं गांव के, कितनी औरतें जानती है कि आरक्षण क्या है? जानती नहीं कि वो कौन चिड़िया का नाम है, तो वो बेचारी आरक्षण कैसे बचाएंगे अपने बच्चों के लिए? आप अपने ही गांव में चलिए, कितने युवाओं से आप सड़क चलते ले लीजिए। मैं नहीं कहूंगी कि इससे पूछिए, जिसका आपका मन करा पूछ लीजिए कि भाई रिजर्वेशन क्या चीज है। वो तो कांवड़ ढोने में व्यस्त है। तो मैं क्या कह रही हूँ भाई, मैं यही तो कह रही हूँ। एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी, मान लो इनको ये हो गया कि भाई इन्होंने शिक्षा ली, जैसे कहने की जाटव कम्युनिटी, मैं क्लियर बोल देती हूँ क्योंकि उसको नफरत का शिकार बनाया जा रहा है कि जाटवों ने हक खा लिया, ये कहा जा रहा है। तो ये वो नफरत है जो आपस में लड़वाने वाली है। मान लो ये जाटव है, मैं जाटव हूँ, मेरे गांव में और 800 परिवार जाटवों के हैं। 800 परिवारों में 4 परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 797 लोग दारू पी रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ने न जा रहे। यूँ क्या पढ़ के क्या करेगा? मजदूरी कर ले जाके जा। और औरतें बीमार पड़ी है, दवाई नहीं ला रहे हैं। तो मुझे पूछो ना तुम
ये क्यों कहते हैं कि जाति ने लाभ उठा लिया? कुछ परिवारों ने लाभ उठाया, वो भी उन्होंने जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर। मैं आपसे एक लास्ट सवाल एक लूंगा मिनट, मैं। जिन्होंने शिक्षा की बात करी, जिन्होंने शिक्षा को अपनाया, जिन्होंने बाबा साहब की लाइन को चले कि शिक्षित बनो, जिन्होंने ये बात मानी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिया। मेरे बाप दादा, मेरे पापा नहीं पढ़े थे, लेकिन मैं पढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी बाद मैं पढ़ी। तो मेरा ये दोष है कि पिछली 3 पीढ़ियों को नहीं पढ़ाना चाहिए था, लेकिन वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे। तो ये उनकी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बेचारे अज्ञानी थे या कमजोर थे। तो जिन लोगों को शिक्षा के प्रति अभी जागरूक नहीं है, उन्हें नौकरी में छीन रहे हो भाई, उनका रास्ता रोक रहे हो। अरे कितनी बेईमानी करोगे यार, कब तो तुम्हारा पेट फट जाएगा खा खा के। इन लोगों को छोड़ दो अब तो। चलिए, शुक्रिया। तो ये दीदी निर्जेश सिंह जी थी, जो तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात किया, और जिस तरह से इन्होंने ग्राउंड की रिपोर्टें बताई कि जिस तरह से आज भी आप गांव में जाएंगे तो जिनको आरक्षण और रिजर्वेशन के बारे में पता ही नहीं है, वो क्या आरक्षण और रिजर्वेशन की बात करेंगे। उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तमाम मुद्दों पर इन्होंने जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।